नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में 5G सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत केवल उपभोक्ता होने की बजाय प्रौद्योगिकी के विकास और इसे लागू करने के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। श्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को आम लोगों तक पहुंचाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में 25% अतिरिक्त सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दी। भारत ने अफगानिस्तान में शैक्षिक संस्थानों में निर्दोष छात्रों को लगातार निशाना बनाए जाने की कड़ी आलोचना की। राष्ट्रीय खेल 2022 में हरियाणा 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष पर। और T20 महिला एशिया कप क्रिकेट बांग्लादेश के सिलहट में शुरू। पहले मैच में बांग्लादेश ने थाईलैंड को 9 विकेट से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि 5G सेवा की शुरुआत दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार है। ये एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G, 3G और 4G सेवाओं के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा की शुरुआत कर देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5G सेवाओं के साथ पहली बार भारत दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम विकास की एक विस्तृत संकल्पना को समेटे हुए है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता डिजिटल उपकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लागत और डिजिटल फर्स्ट के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी और सरकार ने इन चारों पहलुओं पर ध्यान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि हर घर जल और उज्ज्वला योजनाओं की ही तरह सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली केवल 2 इकाइयां थीं, लेकिन अब 200 से अधिक मोबाइल के कारखाने काम कर रहे हैं। इसी प्रकार वर्ष 2014 में देश से किसी मोबाइल फोन का निर्यात नहीं होता था, जबकि आज मोबाइल फोन निर्यात का हमारा कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2014 में ब्रॉडबैंड के केवल 6 करोड़ प्रयोक्ता थे, जबकि आज इनकी संख्या लगभग 80 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
उन्होंने छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत करने की घोषणा भी की, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर से हो रहा है। इसका विषय है नया डिजिटल विश्व। इस अवसर पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G तकनीक से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है, इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल भारत का प्रवेश द्वार और आधारशिला है तथा इससे हर व्यक्ति तक डिजिटल सेवा की पहुंच संभव हो सकेगी। कार्यक्रम में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला और भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील मित्तल भी मौजूद थे। सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। 5G सेवाओं से नए कारोबार शुरू होने, कारोबार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने और रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। एक रिपोर्ट। 5G की शुरुआत डिजिटलीकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस सेवा के आने से इंटरनेट की रफ्तार में काफी तेजी आएगी और ग्राहकों को ज्यादा भरोसेमंद सेवा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अधिकतर क्षेत्रों पर इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 5G सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 15 वर्षों में $450 बिलियन का योगदान करेगी। फिनटेक की दुनिया में भारत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। 5G की शुरुआत से भारत फिनटेक में एक अग्रणी देश बनकर सामने आएगा। यूपीआई और रुपए जैसी तकनीकों का तेजी से देश और दुनिया में फैलाव संभव हो सकेगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आजादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी अभियान के दूसरे चरण की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार समारोह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्री ठाकुर ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि स्वच्छ भारत 2022 मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लोगों को स्वच्छता के महत्व का एहसास कराने का गंभीर प्रयास है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 1,145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके अंतर्गत मल जल निकास प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इनमें 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जल निकास प्रबंधन संबंधी 8 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं को मिशन की 45वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य के लिए स्वीकृत 4 परियोजनाओं में वाराणसी के 80 नाले के लिए जल शोधन संयंत्र लगाना शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी घाटी वाले राज्यों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली स्थापित करने के लिए भी 45 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारत सरकार ने स्वच्छता से जुड़े और सरकार के पास लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान के द्वितीय चरण की घोषणा की है। विशेष अभियान 2022 के माध्यम से मामलों के समय पर निपटान और स्वच्छ कार्यस्थल के महत्व को रेखांकित किया गया है।
महीने भर चलने वाले इस अभियान के दौरान मंत्रालयों या विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों के अलावा 1.5 लाख से अधिक डाकघरों, विदेशी मिशनों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को अभियान में शामिल करने की योजना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG विशेष अभियान कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। आकाशवाणी समाचार को दिए साक्षात्कार में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने विशेष अभियान के प्रथम चरण के सफल संचालन के बाद द्वितीय चरण की अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी दी। The specific focus of Special Campaign 2.0 would be digitization. The thrust is to create intra-ministerial portals, 100% digital receipts. Ministries have been requested to use compactors and clear electronic scrap. For enhancement of office spaces, they've been asked to establish wellness centers, improve office corridors, automatic power systems in case of conference halls, library spaces, electric vehicle charging systems should be operationalized. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों से इसका प्रसारण करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कल से शुरू हुआ पोषण उत्सव अच्छे स्वास्थ्य का कार्यक्रम है और साथ ही ये कुपोषण के खिलाफ सजग रहने की याद दिलाता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश से कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करने के उद्देश्य से 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। अभियान का उद्देश्य निश्चित समय के अंदर 6 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। महिला तथा बाल विकास मंत्री ने कहा कि पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक बुनियादी मानवीय जरूरत तथा स्वस्थ जीवन के लिए पूर्व शर्त है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 5वां राष्ट्रीय पोषण माह कल तक मनाया जाएगा। बच्चों और आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उत्सव में पोषण के संदेश के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और खेल आयोजित किए गए हैं। उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संवर्धित वास्तविकता आधारित फोटो भी खिंचवाई जा सकती है। पोषण केवल अभियान नहीं, देश की जिद। देश ने है ठाना
शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित है बनाना। आइए, अवसर है इस पोषण माह में मनोरंजन के संग पोषण को जानने का, समझने का और अपने बच्चों को समझाने का। यहाँ होगा गायक शान का शानदार परफॉर्मेंस भी। पोषण एक्ट्रेस दिखाएगा अलग अलग राज्यों के पोषण का हाल। बड़ी सी पोषण की सांप सीढ़ी सिखाएगी कैसे जंक फूड से आप उतरेंगे नीचे और अच्छे खाने से चढ़ेंगे सेहत की सीढ़ी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन भी पाएं। पोषण उत्सव 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा लेखा विभाग डीएडी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय को इस वर्ष के बजट में 5,25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि विभाग आवंटित राशि को उचित तरीके से खर्च करता है। श्री सिंह ने स्पर्श परियोजना की इस बात के लिए तारीफ की है कि वो उपयोग करने वालों के लिए सुविधाजनक है। स्पर्श परियोजना रक्षा संस्थानों से जुड़े असैन्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली है। असम के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। गुवाहाटी में श्री दास ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए राज्य में 176 धान खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज खरीद विपणन सत्र शुरू हो गया है और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा किसानों के लाभ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और राज्य के किसानों से धान खरीदने के लिए 6 एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में 25% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ट्वीट में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए 25% अतिरिक्त सीटें सृजित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्यार्थियों के मामले में अपनी नामांकन नीति तय करने की स्वतंत्रता होगी। आयोग ने पिछले महीने ही स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले और विदेशी विद्यार्थियों के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी नीति का मसौदा लोगों के विचार आमंत्रित करने के प्रयोजन से सार्वजनिक किया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में 5G सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत केवल उपभोक्ता होने के बजाय प्रौद्योगिकी के विकास और इसे लागू करने के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। श्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को आम लोगों तक पहुंचाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में 25% अतिरिक्त सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दी। भारत ने अफगानिस्तान में शैक्षिक संस्थानों में निर्दोष छात्रों को लगातार निशाना बनाए जाने की कड़ी आलोचना की। राष्ट्रीय खेल 2022 में हरियाणा 9 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष पर। और T20 महिला एशिया कप क्रिकेट बांग्लादेश के सिलहट में शुरू। पहले मैच में बांग्लादेश ने थाईलैंड को 9 विकेट से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच मैच जारी। भारत ने अफगानिस्तान में शैक्षिक संस्थानों में निर्दोष छात्रों को निशाना बनाए जाने की कड़ी आलोचना की है। एक ट्वीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल काबुल में दश्त-ए-बर्ची में काज शिक्षा केंद्र पर हुए आतंकी हमले पर दुख प्रकट किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग ने सभी बुजुर्ग मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आयोग मतदान के उनके अनुभव को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग उन्हें प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए प्रयास कर रहा है क्योंकि देश को यहां तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। श्री कुमार ने चुनावी प्रक्रिया में योगदान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में 100 वर्ष के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के वास्ते वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है।
मध्य प्रदेश में आज राज्य चुनाव आयोग 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित कर रहा है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी और आयोग के कर्मचारी उनके घर जाकर सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग मतदाता बड़े उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लेंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित 16 पदकों के साथ हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर है। मेजबान गुजरात ने कल पुरुष टेबल टेनिस के फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने, निशानेबाजी में इलावेनिल क्वारिवन और फेंसिंग यानी तलवारबाजी में भवानी देवी ने कल स्वर्ण जीते। कल 9 खेलों में रिकॉर्ड बने। बांग्लादेश में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सिलहट में भारत के 150 रन के जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 1 ओवर में 9 रन बनाए हैं। इससे पहले भारत ने जमीमा रॉड्रिक्स के 76 और हरमनप्रीत कौर के 33 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 150 रन बनाए। उधर टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश ने थाईलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने जीत के लिए महज 83 रन का लक्ष्य 12वें ओवर में प्राप्त कर लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 2 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण संरक्षण में बुजुर्गों का योगदान। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP का उद्देश्य सभी लोगों को, विशेषकर गरीबों तथा वंचितों के लिए बेहद कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खोलने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे रोजगार का सृजन होता है। इस योजना के तहत दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही दवाएं खरीदी जाती हैं। इसके अलावा दवाओं के प्रत्येक खेप की जांच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों में की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि PMBJP के तहत उपलब्ध कराई जा रही औषधियों का मूल्य ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से लेकर 90% तक कम है। हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। पुणे से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की लाभार्थी ज़ेबा खान का कहना है कि दवाओं पर पहले उनका खर्च 2500 रुपए तक होता था, जो अब घटकर केवल 800 रुपए रह गया है। इस योजना से उनकी मासिक आय में काफी बचत हुई है। मेरा नाम ज़ेबा खान है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। मैं किडनी पेशेंट हूँ। जो जन औषधि की शुरुआत की है, बहुत फायदा होता है मुझे उससे।
पहले मैं ये दवाइयाँ 2200-2500 में खरीदती थी, पर मुझे ये मालूम पड़ा पेपरों में जन औषधि के में ये दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती है। तभी मैंने ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। तो मेरे 800 रुपए में पूरी दवाइयाँ आती थी और मेरे बचे हुए पैसे मैं घर भी चला सकती थी, मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए यूज कर सकती। आज मुझे इसका बहुत फायदा होता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान शुरू किया था और साल 2015 में इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से एक नया स्वरूप दिया गया। योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और इन आउटलेट्स पर लाभार्थियों को काफी कम दाम पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मई 2014 तक केवल कुछ ही राज्यों में लगभग 80 जन औषधि केंद्र संचालित होते थे, लेकिन अब इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 8,700 से अधिक हो चुकी है। इस योजना के तहत अब तक देश के 739 जिलों को कवर किया गया है। सरकार मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में ये केंद्र 1600 से अधिक दवाएं और करीब 250 शल्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों से मिलने वाली औषधियों में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों, कार्डियोवास्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रो और आंत संबंधी तथा न्यूट्रास्यूटिकल्स की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ आयुष दवाओं जैसे आयुष किट, बाल रक्षा किट और आयुष 64 टैबलेट को प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए सुविधा सैनिटरी पैड सभी केंद्रों पर मात्र ₹1 प्रति पैड की दर से उपलब्ध हैं। पीएम बीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्ट, सरकार की नामित एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, न्यास तथा संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करती है। छोटे शहरों और ब्लॉक मुख्यालयों के निवासी भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ये योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीपीय जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना से देश के कोने कोने में लोगों तक सस्ती औषधियों की पहुंच आसान बनेगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के 7 कार्यक्रम को ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रख्यात संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन को। आज हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रख्यात संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। उनके संगीतबद्ध गीतों को लगभग आधी शताब्दी हो गई है, लेकिन गीतों की खनक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिल्ला, बांग्लादेश में हुआ था। 1930 के दशक में उन्होंने कोलकाता में सुर मंदिर नाम से अपने संगीत विद्यालय की स्थापना की। 1932 में उन्होंने कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर करियर की शुरुआत की। 1932 में उनका पहला गाना खमाज रिलीज हुआ। उन्होंने राजकुमार निरशाने के लिए 1940 में एक बंगाली फिल्म में संगीत दिया। उनके संगीतबद्ध किए गए फिल्म मिली, अभिमान, ज्वेल थीफ, प्यासा, बंदनी, सुजाता, टैक्सी ड्राइवर और गाइड के गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 5G सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत केवल उपभोक्ता होने की बजाय प्रौद्योगिकी के विकास और इसे लागू करने के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। श्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को आम लोगों तक पहुंचाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में 25% अतिरिक्त सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दी। भारत ने अफगानिस्तान में शैक्षिक संस्थानों में निर्दोष छात्रों को लगातार निशाना बनाए जाने की कड़ी आलोचना की। और बांग्लादेश में सिलहट में T20 महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 151 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।